अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 1 के टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एंटी टेस्ट के लिए एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर कोई आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी मोशन होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी एक बॉडी जो है वो एट अ टाइम 2 डायरेक्शन में मूव करती है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखने की हैं कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है, यानी वी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहता है और वी वाई कंपोनेंट चेंज होता है। इसके अलावा एक दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि एट द हाइट पीक पे जो है, जो एक्स कंपोनेंट होता है वो सेम होता है, वही होता है जो पहले से जो इनिशियल कंडीशन में होता है, और जो वाई कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी ऐसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी इस तरह सीधी हो जाती है और इसका कोई वाई कंपोनेंट नहीं होता। इस तरफ भी एक्स और वाई कंपोनेंट और इस तरफ भी एक्स और वाई कंपोनेंट होता है, जबकि हाइट पे इसका जो है तो जो वाई कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, इसके फार्मूलाज याद रखने के, यानी ये मैक्सिमम हाइट जो है वो कब गेन करेगा या उसका फार्मूला क्या है, तो वो है h इक्वल टू वी आई स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हम लोग इसकी हाइट मालूम कर सकते हैं। अगर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी और थीटा मालूम हो तो हम ये बता सकते हैं कि हमारी प्रोजेक्टाइल, हमारी वो बॉडी जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ज़रिए मूव करवा रहे हैं या उस तरह से मूव करवा रहे हैं, तो वो कितनी हाइट तक जा सकती है। तो ये फार्मूला हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। पूरी जर्नी के लिए अगर एक बॉडी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जब जाती है, तो इस होल जर्नी में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हमें, वो होता है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई g। इसमें अगर हम हाफ टाइम की बात करें, यानी अगर सिर्फ इतने टाइम की बात करें या हमारी प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ हो, इसकी बात करें, तो इन दोनों सूरतों में हमारा जो ऊपर वाला टाइम है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इस हाफ जो प्रोजेक्टाइल की ये ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी इतना टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा। और तीसरी चीज़ वो है इसकी रेंज, यानी हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्टेंस तय करती है। ये हम इसको नहीं देखते, हाइट को, टाइम को, इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसे रेंज कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, यानी 2 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर सेम रेंज आती है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एमसीक्यूज अभी डिस्कस करते हैं कि इस तरह का एमसीक्यूज कैसे आ सकता है आपके पास। फर्स्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर अगर आप रेंज को देखें तो 30 डिग्री की रेंज जो है वो यहाँ पे है, और इसी तरह 60 डिग्री की रेंज जो है वो भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री की जो रेंज की वैल्यू है और 30 डिग्री की जो रेंज की वैल्यू है, अगर उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो तो फिर हमारे पास उनकी रेंज सेम आएगी। तो फर्ज करते हैं कि आपसे कोई कह देता है कि अगर आपके पास 20 डिग्री है तो दूसरे कौन से एंगल के ऊपर वही रेंज आएगी जो 20 डिग्री के ऊपर आती है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप लोग अपने रफ वर्क में इस तरह बना सकते हैं कि अगर ये 20 डिग्री पर ये रेंज है, फर्ज करते हैं ये 20 डिग्री है, तो फिर दूसरा एंगल जो आपने 20 ड्रा करना है वो एक्स एक्सिस से नहीं ड्रा करना, वो वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ड्रा करना है। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ड्रा करेंगे 20, तो अगर आप 20 मजीद इस तरफ से आ जाते हैं तो ये, अगर ये टोटल 90 है तो 90 में से अगर 20 हटा लेंगे तो ये आपका 70 आ जाएगा। मतलब ये कि 70 डिग्री के ऊपर और 20 डिग्री के ऊपर आपकी रेंज सेम होगी। इसी तरह अगर आप 10 डिग्री की बात करें तो 10 डिग्री के ऊपर जो रेंज होगी, तो बैक से आप 10 आएंगे तो वो 80 हो जाएगा, 10 और 80 की साथ में हो जाएगी। इसमें वाहिद 45 डिग्री ऐसा है जिसके ऊपर एक ही रेंज होती है। अगर आप दोनों तरफ से आए तो वो 45 क्योंकि टोटल 90 होता है, तो उसके ऊपर जो आपकी रेंज होगी
वो दोनों तरफ से सेम होगी, उसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। बाकी जितने भी डिग्रीज हैं उनका पेयर होगा। अगर 5 डिग्री पे आप एक प्रोजेक्टाइल को शूट करेंगे तो उस तरफ से 5 को माइनस करें तो 85। इसी तरह अगर आप यहाँ से आप कहते हैं कि 30 डिग्री है तो वहाँ से 60 डिग्री, अगर यहाँ से 40 डिग्री है तो वहाँ से 50 डिग्री। तो इस तरह जो है तो आपके पास सेम रेंज आएगी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इस तरह का एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि और कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन से बन सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड हम लोग बात कर रहे थे एमसीक्यूज के हवाले से, तो एमसीक्यूज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट एंगल हों तो उनकी रेंज कैसे हमें पता चलेगा कि सेम होगी, किन 2 एंगल्स की सेम होगी। तो आपको जो एंगल दिया जाएगा, लेट से आपको 30 डिग्री दिया जाएगा, तो 30 डिग्री में क्या प्लस करें कि वो आपके पास 90 आ जाए। तो ऐसा कि हम जानते हैं कि 30 में हम 60 को ऐड करें तो 90 आता है। तो इसका मतलब है कि 30 पर जो रेंज होगी वही रेंज आपकी 30 डिग्री पर होगी, 60 डिग्री पर होगी। इसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि 10 डिग्री आपके पास है तो कौन सी दूसरे एंगल के ऊपर आपकी रेंज सेम होगी। तो अब अगर आप 10 में 80 ऐड कर लेंगे तो इससे 90 बनता है। इसका मतलब है कि दूसरा एंगल आपका 80 होगा जिस पर रेंज सेम बन सकती है। जैसे कि आप देखते हैं कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर 2 एंगल्स, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी उनका सम जो है वो 90 के बराबर आना चाहिए, तो फिर उनके ऊपर सेम प्रोजेक्टाइल होगी। उसके बाद मैंने बात की कि हाइट, रेंज, टाइम, इनके आपस में कॉम्बिनेशन के सवाल आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है, आप देख सकते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर हाइट को क्या कहा हुआ है, हाफ का हुआ है, यानी दोनों बराबर हैं। हाइट इसके यानी दोनों इक्वेशंस को बराबर कर लें। किसकी इक्वेशन को, यानी हाइट की इक्वेशन को और रेंज की इक्वेशन को बराबर कर लें, लेकिन हाइट को आपने हाफ रखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ईटा टेस्ट में इसी तरह सवाल आएगा, हो सकता है इस तरह आ भी जाए, लेकिन हो सकता है कि वो डबल हाइट कह दे, हो सकता है कि वो हाइट h/4 कह दे। तो मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं, वो प्रोबेबिलिटी कुछ भी है, 2h हो सकता है, 3h हो सकता है, वो फिर डिफरेंट आ सकता है। तो अब हमने देखना है कि इसको हमने कैसे निकालना है। ये बहुत ही आसान चीज़ है। अब आप जैसे जानते हैं कि जो रेंज है वो हमारे पास vi² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर है, और इसी तरह हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास बराबर है vi², इसको मैं हटा देता हूँ, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये आपके पास g आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये तो हाइट का फॉर्मूला है, जबकि वो कह रहा है कि हाइट जो है हाफ है, यानी हाइट h/2 है, तो इसको आपने यहाँ पर 2 और भी लिख लेना है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप देख सकते हैं कुछ कटिंग होती है तो वो कटिंग कर लेते हैं, फिर मजीद h के साथ कट गया, g के साथ कट गया। अब यहाँ पर इस तरफ रह गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4, और इस तरफ रह गया sin 2 थीटा। अब आप जानते हैं कि sin 2 थीटा हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप इसमें जानते हैं कि ये एक साइन इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास अगर हम cos को इस तरफ ले आते हैं तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इसको फर्दर मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 8, और थीटा को इस तरफ रख के और टेंजेंट इनवर्स इंटू 8। तो ये इसका प्रोबेबल आंसर होगा जो हमारे पास, अगर इक्वेशन में उसमें एमसीक्यूज में दिए होंगे तो उसमें इसका ये आंसर होगा। अगर कोई और होगा तो फिर और आंसर बन सकते हैं और रिलेशन होंगे। तो उसके बाद कह रहा है कि अ क्रिकेट बॉल, यहाँ पर cricket ball is hit at 45 degree to horizontal with kinetic energy E. The kinetic energy at highest point is, यानी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब इसमें 2 बातें नोट करने की है कि आपसे जब हाईएस्ट पॉइंट की बात की जा रही है तो इसमें सिर्फ आपको हाईएस्ट पॉइंट पर याद रखना है कि आपकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, और दूसरी बात इसने 45 डिग्री का, ये आपने याद रखना है। अब ये 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने आपको 40, और बॉल के बजाय जो है फुटबॉल हो सकता है,
बास्केटबॉल होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आपने ऐसे हिट किया, यानी ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट वाला आ जाए, कोई भी चीज़ आ सकती है, जो है तो रॉकेट आ सकता है, गन आ सकती है, कुछ आपने इतने एंगल पर शूट किया है, तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्रीज चेंज हो सकती है। अब इसने कहा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है हमारे पास वो है ½mv²। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अगर हमने हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो उसके साथ में h लिख के 1/2m और वेलोसिटी की जगह मैं vx² लिख लेता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर मेरे पास सिर्फ x कंपोनेंट होगा, मेरे पास y कंपोनेंट नहीं होगा। तो जब मेरे पास y कंपोनेंट नहीं होगा तो मैं कैसे डिराइव करूंगा? जैसा कि मैं जानता हूं कि vx हमारे पास बराबर है 1/2m v cos θ²। अगर मैं इसमें से निकाल लाता हूं तो ये v² और cos θ² आ जाता है। अब अगर आप देख सकते हैं ये तो वही पुरानी एनर्जी है जो टोटल एनर्जी है, और ये cos θ की जगह में cos 45² अब जैसा कि हम जानते हैं कि cos 45 जो है वो 1/√2 है, तो यहां पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/√2²। 1 का स्क्वायर 1 आता है और √2 जो है वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर एंगल 45 होगा तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी टोटल एनर्जी हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। इस तरह के मजीद एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जब आप ईटा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को बिल्कुल भी स्केप आउट ना करें, और इसके ये फार्मूले जो हैं तो याद रखें और इस तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।